बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रीजनल एंड ट्रांसपोर्ट इंजरीज ट्रामाटोलॉजी का सब सेक्शन है, उससे जो पास्ट प्रॉफ क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें सबसे पहले व्हाट डू यू नो अबाउट क्लैस्प नाइफ इंजरी। क्लैस्प नाइफ इंजरी बेसिकली क्या होती है, ये व्हीकल इंजरीज पढ़े हैं ना हम के ड्राइविंग के दौरान कौन सी इंजरीज हो सकती हैं या फिर कोई भी ट्रांसपोर्ट इंजरीज कौन सी हैं, तो उनमें क्लैस्प नाइफ इंजरी होती है। उसमें क्या होता है कि बेसिकली जब एक व्हीकल बैक से, कोई भी गाड़ी है या फिर कोई व्हीकल है, वो जब उसको बैक साइड से स्ट्रक होता है बाय अनदर व्हीकल, लाइक सपोज करें एक गाड़ी है, उसको पीछे से एक और गाड़ी आके लगती है, तो एक सडन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी जो गाड़ी थी आगे वाली उसके अंदर। अब जो अंदर गाड़ी में बैठे हुए हैं लोग, उसकी बॉडी जो है ड्राइवर की या फिर जो पीछे बैक सीट पे बैठे हुए हैं उनकी जो बॉडी होगी ना, वो स्टेबल रहने की कोशिश करेगी, लेकिन पुश फॉरवर्ड बाय द सीट। द बॉडी टेंड्स टू रिमेन स्टेबल बट इज़ पुश्ड फॉरवर्ड बाय दिस सीट। वो अपने तरफ स्टेबल रहने की कोशिश करेगी, लेकिन क्योंकि पीछे से उसको आके गाड़ी ने स्ट्राइक किया तो वो फॉरवर्ड की तरफ को मूव करेगी। लेकिन हेड अगर नॉट सपोर्टेड है, जैसे पीछे वाली जो गाड़ी की बैक सीट्स होती है उनमें मोस्टली हेड सपोर्ट नहीं होती, कुछ गाड़ियों में होती भी है। और अगर पीछे वाली गाड़ियों, पीछे वाले जैसे है ना बैठे हुए हैं पैसेंजर्स, उनकी तो एक तो हेड सपोर्ट नहीं होती, और आगे वाले का ड्राइवर का किस केस में है कि अगर उसने ना लीन फॉरवर्ड कर रहा हो, मतलब उसने हेड सपोर्ट, वो उसके सर पीछे ना लगा हुआ हो बैक सपोर्ट पे, तो क्या होता है कि सडन एक ओवर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है, बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द हेड रिजल्टिंग इन डैमेजिंग इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड। दिस रिजेंबल्स द मैनर इन विच जैक नाइफ ओपन, सो इज टर्म्ड एज जैक नाइफ और क्लैस्प नाइफ इंजरी। इसको मैं एक दफ़ा डायग्राम से थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। देखें, सपोज कि यहाँ पे एक कार थी, पीछे से एक और कार ने आके इसको स्ट्रक किया। अब ये जो सर ड्राइवर था ना, ये इसका हेड है, सपोज ये थोड़ा लीन फॉरवर्ड किया उसने, यहाँ पे इसका ना सर आगे को, इसने सपोर्ट भी नहीं किया हुआ। जब अचानक गाड़ी इस तरह मूव करेगी ना, पीछे से आके गाड़ी ने, किसी ने टक्कर लगी है उसको, तो इस गाड़ी ने आगे को मूव करना है, एक इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होनी है, ठीक है। लेकिन बॉडी का जो से एक इनर्शिया होता है ना, कि जिसने अपने एक प्रॉपर जो सी पहले इस जिस स्टेट में उसमें मेंटेन रखने के लिए उस बॉडी ने ना खुद उसी जगह पे रहने की कोशिश करनी है। ऐसे कह लें कि बॉडी ने इधर रहने की कोशिश करनी है और गाड़ी आगे की तरफ को मूव कर रही है, तो बाकी सारी बॉडी तो पीछे से है, सपोर्ट है उसको। जो हेड है ना, जो अनसपोर्टेड है, अब हेड इधर ही रहेगा, वो इधर ही रहने की कोशिश कर रहा है कि वो आगे को मूव नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि उसको गाड़ी आगे को अचानक मूव कराती है ना, तो उसकी वजह से उसको एक बैक पे झटका लगता है। हेड ने इधर मूव करने की कोशिश की और गाड़ी आगे मूव की। अब गाड़ी आगे मूव की तो इसका मतलब सीट उसके आगे मूव की है, तो गाड़ी की सीट यहाँ पे आ गई और हेड वापस वो उसी पोजीशन पे अपनी पे रहा है, तो इसका मतलब है कि हेड पीछे की तरफ को मुड़ गया। आई होप समझ आ रही होगी। ये पर्सन था कोई भी, ठीक है, ये उस सीट पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब जो इसकी सीट है ना, वो आगे को मूव की है, किसके साथ, गाड़ी के साथ, कि गाड़ी को पीछे से टक्कर लगी है तो वो सीट आगे को ही मूव कर रही है, लेकिन जो हेड है वो उधर ही अपनी स्टेबल जगह पे रहने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़े सेकंड्स बाद सीट की पोजीशन जब वो आगे मूव कर जाएगी तो सीट की पोजीशन यहाँ पे होगी, अब न्यू पोजीशन, लेकिन हेड उधर ही मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा है पीछे जहाँ पे वो था, तो इस केस में हेड पीछे की तरफ को मूव हो जाएगा रिलेटिव टू द कार। तो ये इससे क्या होगा कि अब इस इंसान का हेड ऐसे को अचानक पीछे को मूव किया, तो ये हो गई ओवर एक्सटेंशन, ठीक है। यहाँ पे इसका ये नोज़ बना लें, फेस, ठीक है। तो ये अब इसके ये जो से है ना नेक के लेवल पे, ये हो गई ओवर एक्सटेंशन, कि इसका सर पीछे की तरफ को मूव किया। ये वाला किसका था फिनोमेना, क्लैस्प नाइफ इंजरी का। इसी तरह एक और फिनोमेना होता है जिसे हम कहते हैं विप्लैश इंजरी। विप्लैश इंजरी में क्या होता है, इस वाले में हुआ है सिर्फ और सिर्फ ओवर एक्सटेंशन। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं ओवर एक्सटेंशन, ठीक है। ये किस में होती है, जैक नाइफ इंजरी में, जिसको जैक नाइफ या क्लैस्प नाइफ बोलते हैं। जो दूसरी है ना, वो है विप्लैश इंजरी। विप्लैश इंजरी में ओवर एक्सटेंशन और ओवर फ्लेक्शन दोनों होती है। इसमें ओवर एक्सटेंशन भी होगी, साथ ओवर एक्सटेंशन प्लस ओवर फ्लेक्शन। अब वो किस वजह से होती है, जब ऐसे ही गाड़ी ने पीछे से स्ट्राइक किया, ये पर्सन था, उसकी बॉडी थी, उसने उधर ही मेंटेन रखने की कोशिश की, सारी ये वाली स्टोरी। जैसे ही पीछे से गाड़ी स्ट्राइक हुई है ना, तो इसने इस इंसान ने अचानक यहाँ से ब्रेक अप्लाई कर दिए, जैसे, ठीक है, इसने यहाँ से ब्रेक अप्लाई कर दिए। अब ब्रेक अप्लाई करने की वजह से गाड़ी ने अचानक रुकना है, पहले वो मूव कर रही थी, जैसे ही झटका लगा उसने फ़ौरन ना एक उसका वो बॉडी के रिफ्लेक्स एक्टिवेट हुआ और ना अनइंटेंशनली उसने ना वो ब्रेक अप्लाई कर दी, या इंटेंशनली अनइंटेंशनली जैसे मर्जी उसने ब्रेक अप्लाई कर दिए। अब जो गाड़ी पहले मूव करी थी आगे को,
उसकी वजह से इसका सर मूव किया बैकवर्ड, और अब जब ब्रेक सप्लाई हुई है ना, ब्रेक सप्लाई होने के बाद अचानक बॉडी यहाँ पे आके रुकेगी, ठीक है। अब जब उसने रुकना है तो उसका सर आगे को मूव करना है, क्योंकि अब उसकी मोशन क्या थी कि वो पीछे को मूव कर रहा था ना, मतलब ये ऑपोजिट जाते हैं। जब गाड़ी इनर्शिया, ये सारी फिजिक्स वाले इधर अप्लाई होते हैं कि वो क्या एक्सेलरेशन है, इनर्शिया मेंटेन हो रहा है, क्या चीज़ें, वो सारे इधर रूल्स अप्लाई होंगे। और इसमें क्या होना था कि अब जो गाड़ी थी ना, जिसका हेड पहले पीछे को मूव किया हुआ था ना, अब जब वो आगे से ब्रेक उसको चलाने लगी तो उसको आगे को झटका लगना है। ये पीछे को मूव था इसका सर, अब अचानक से ब्रेक लगी तो ब्रेक की वजह से इसका सर आगे को मूव करना है, तो यहाँ पे हो जानी है ओवर, ये सॉरी चूंची बन गई है, तो सॉरी लाइक ये ऐसे था ना पर्सन कोई भी, ये था, ठीक है। और ना इसका पहले पीछे को था सर, यहाँ पे इसको हुई ओवर फ्लेक्शन। उसके बाद जैसे ब्रेक सप्लाई हुई तो इसका ओवर एक्सटेंशन, सॉरी जैसे ब्रेक सप्लाई हुई तो इसका सर आगे को मूव करना है, और यहाँ पे हो जाएगी ओवर फ्लेक्शन। तो जिसमें ओवर फ्लेक्शन और ओवर एक्सटेंशन दोनों है वो है विप्लैश इंजरी, और जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ओवर एक्सटेंशन है उसको हम कहते हैं जैक नाइफ या क्लैस्प नाइफ इंजरी। ओवर एक्सटेंशन किस वजह से होती है कि गाड़ी ने बैक से स्ट्राइक किया, और ओवर फ्लेक्शन के बैक से स्ट्राइक भी हुआ है, स्ट्राइक की वजह से उसके ओवर एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई। जैसे स्ट्राइक हुआ था उस पर्सन ने ब्रेक अप्लाई कर दी, तो उस ब्रेक अप्लाई करने की वजह से पहले ओवर एक्सटेंशन होती है, बाद में ओवर फ्लेक्शन होती है। अब इसके आंसर देख लेते हैं कि लिखना इसको कैसे है। ये अगर वाइवा वगैरह में भी आए तो इसको ऐसे ही सुनाना है। सबसे पहले हो गया कि व्हेन अ व्हीकल इज हिट फ्रॉम द बैकवर्ड एंड बाय अनदर व्हीकल देयर इज अ सडन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, द बॉडी टेंड्स टू रिमेन स्टेबल बट इज़ पुश्ड फॉरवर्ड बाय द सीट। अब होप से समझ आ गई होगी कि वो बॉडी स्टेबल रहने की कोशिश करती है, लेकिन सीट उसको बॉडी को, नीचे वाली बॉडी को आगे को मूव कर रही है। एज द हेड इज़ नॉट सपोर्टेड बिहाइंड इन द बैक सीट और इन केस द ड्राइवर वाज लीनिंग फॉरवर्ड देयर इज ओवर एक्सटेंशन और बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द हेड रिजल्टिंग इन डैमेजिंग इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड। दिस रिजेंबल्स द मैनर, ये जैसे जैक नाइफ या क्लैस्प नाइफ जिस तरह खुलती है ना अचानक झटके से, तो ये उस मैनर को मैच करता है, इसलिए हम इसको जैक नाइफ या क्लैस्प नाइफ इंजरी कहते हैं। इस तरह है राइट अ नोट ऑन विप्लैश इंजरी। दिस इंजरी रिजल्ट्स बाय कम्बिनेशन ऑफ हाइपर एक्सटेंशन एंड हाइपर फ्लेक्शन ऑफ द नेक। हाइपर एक्सटेंशन हुई जब पीछे से किसी गाड़ी ने आके टक्कर मारी, और फिर जब उसने अब ब्रेक अप्लाई किए उसकी वजह से हाइपर फ्लेक्शन होनी है। इन एक्सीडेंट वेयर अ व्हीकल हिट बाय अनदर व्हीकल देयर इज अ सडन हाइपर एक्सटेंशन एट द नेक जॉइंट्स सफर्ड बाय द ऑक्यूपेंट्स जो गाड़ी में बैठे होते हैं, नॉट हैविंग बैक रेस्ट फॉर द हेड ड्यू टू द सडन पुश फ्रॉम द बैक। The driver tends to apply brakes or vehicle strikes a fixed object resulting in sudden stoppage of the vehicle। या तो उस ड्राइवर ने पीछे से लगा दी, ब्रेक लगा दी, जैसे जब पीछे से कोई गाड़ी स्ट्रक हुई तो उसने ब्रेक लगा दी, या फिर ऐसा हो सकता है सामने कोई ट्री है या कोई भी चीज़ है जिसकी वजह से जिसमें बच के गाड़ी रुकी है, तो उसकी वजह से बाद में होनी हाइपरफ्लेक्शन। सो देयर इज सडन हाइपरफ्लेक्शन काजिंग फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन एट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, C4 से C4 to C6 के लेवल पे डिसलोकेशन होती है, रिजल्टिंग इन लेसरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इन ऑटोप्सी फाइंडिंग एन एरिया ऑफ हेमरेजिक डिसकलोरेशन ऑन सरफेस और इन सबस्टांस ऑफ द कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के ना सरफेस पे और उसके एरिया पे डिसकलोरेशन नजर आएगी। C4 से C6 के लेवल पे डिसलोकेशन होती है। MCQ पॉइंट भी है, और ये SEQ वगैरह में और वाइवा में भी आप बताएंगे साथ जब एक्सप्लेन करना है कि विप्लैश इंजरी क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, व्हाट इज़ फेंडर फ्रैक्चर। अच्छा, फेंडर फ्रैक्चर कहते हैं बम्पर फ्रैक्चर को। अब इसी को देख लेते हैं कि ये एक गाड़ी थी, अब ना यहाँ पे सामने इसके ना कोई भी पर्सन आ गया, ठीक है, ये इसका जो बम्पर है ना वो उसकी लेग्स पे स्ट्राइक होता है जब, तो इसको हम कहते हैं बम्पर फ्रैक्चर या फेंडर फ्रैक्चर। अब ये लेग का एरिया है ना, ये नीचे आ गया सारा, ये वाला कौन सा एरिया हमारा, ऊपर होती है बोन फीमर, नीचे होती है टिबिया और फिब्यूला, टिबिया एंड फिब्यूला। अब जब गाड़ी का बम्पर बचता है ना तो फ्रैक्चर इसके टिबिया और फिब्यूला के लेवल पे फ्रैक्चर होता है। इस फ्रैक्चर को जब बम्पर लगता है टिबिया फिब्यूला के साथ जाके टच होता है, उसकी वजह से जो फ्रैक्चर हो उसे हम कहते हैं फेंडर फ्रैक्चर। फेंडर फ्रैक्चर इज आल्सो कॉल्ड बम्पर फ्रैक्चर। इट इज़ द फ्रैक्चर ऑफ टिबिया एंड फिब्यूला इन वन और बोथ लेग्स ड्यू टू इम्पैक्ट बाय द बम्पर। ये समझ आ गई होगी कि एक टांग पे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ना कि इन कॉन्टैक्ट दोनों थी या एक थी, दोनों पे भी हो सकता है, एक पे भी हो सकता है। अब टू फाइंड द बम्पर हाइट मेजर इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द हील। अब अगर हमने बम्पर की हाइट फाइंड करनी हो ना तो जो फ्रैक्चर हुआ है हमने उसका डिस्टेंस देखना है हील से। बम्पर की हाइट फाइंड करने के लिए हमने हील से डिस्टेंस देखना है।
आई गेस इसमें फ्रैक्चर का ही डिस्टेंस देखना, मुझे पॉइंट श्योर नहीं है कि बम्पर का डिस्टेंस, बम्पर का तो डिस्टेंस हो ही नहीं सकता ना, सॉरी। देखिए यहाँ पे अगर बोन है, बोन जहाँ से हुई है फ्रैक्चर, वहाँ से हम हील से वहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो बम्पर की हाइट का हमें अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज़ मेंट बाय डाइसिंग। डाइसिंग इंजरी होती है कि अब ये हमने जो इंजरीज पड़ी है ना, अभी गाड़ी को पीछे से स्ट्रक किया गया है, इसमें गाड़ी आगे आके किसी गाड़ी के आगे कोई आया है, अगर ना एक गाड़ी को साइड से, इस साइड से या फिर इस साइड से कोई गाड़ी आके उसमें बचती है, जैसे कोई वो चौक टाइप नहीं एरिया होता कि जिसमें ऐसे ये है 4 सड़कें बनी होती, चौराहे टाइप, तो इस तरह यहाँ से एक कार आ रही और एक यहाँ से आके उसको स्टक करती है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन सामने की तरफ की किसकी साइड पे, अब ये साइड से जो किसी गाड़ी पे लगते हैं ना, तो साइड मिरर पे वो जाके स्टक करेगी, वो मिरर टूटेगा। अब उस मिरर के टूटने से जो इंजरी प्रोड्यूस होगी ना ऑक्यूपेंट्स में, उसे हम कहते हैं डाइसिंग इंजरी। डाइसिंग इंजरी क्या होती है बेसिकली कि these are the characteristic right angled and V-shaped cuts caused by dicing or cubical fragments of tempered glass of a broken side window being stuck by or striking the victim। कि जो पर्सन है, जो साइड वाली विंडो टूटेगी उसके जो से ना वो फ्रेगमेंट्स ना क्यूबिकल से और वी शेप्ड उसके टेम्पर्ड जो ग्लास टूटा है ना उसके क्यूबिकल से फ्रेगमेंट्स बनेंगे, वो जाके जब बॉडी पे लगेंगे ना तो उसकी वजह से वी शेप कट्स बन जाएंगे। उसको हम कहेंगे कि वो राइट एंगल और वी शेप कट जो बॉडी पे बने हैं ना, वो एक डाइसिंग फिनोमिना है, वो डाइसिंग इंजरी है। विप्लैश मैंने बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है इसमें से, हाइड एंड डाई सिंड्रोम। हाइड एंड डाई सिंड्रोम क्या होता है कि हाइपोथर्मिक डेथ्स का ना एक है, ये सिनेरियो है, हाइपोथर्मिक डेथ होती है। अब इसमें ना जो कोई ओल्ड एज, मोस्टली अगर फाइंडिंग्स देखी जाए ना, जो ऑटोप्सी फाइंडिंग या जो पर्सन है जिसकी डेथ हुई है हाइड एंड डाई सिंड्रोम में, उनका क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि वो यूजुअली ओल्ड पर्सन होता है, मैन या वुमेन दोनों हो सकते हैं, इनमें से कोई भी। यूजुअली ना वो घर में डेड बॉडी पाई जाती है और बॉडी ना नेकेड होती है। इन्वायरमेंट, इवन दो ओवरऑल इन्वायरमेंट कोल्ड होता है, ठंडा होता है, फिर भी बॉडी नेकेड मिलती है और किसी कबर्ड वगैरह में या किसी हाइड जगह पे ना हाइड हुआ होता है कि बेड के नीचे कबर्ड वगैरह, इस जगह इस तरह ना मोस्टली कबर्ड्स वगैरह में हाइड मिली होती है बॉडी। तो इसमें क्या होता है, दिस इज peculiar रिस्पेक्ट टू सम causes ऑफ hypothermic deaths when victim is undressed and hiding away from the site. The subject, usually an old person, man or woman, when found dead at home, the body will be totally naked even though the environment is cold. अच्छा, मैंने ये नोट्स ना सारे ग्रुप्स में सेंड किए हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और मैं कोशिश करती हूँ थोड़े दिनों तक फ्री होकर ना एक ड्राइव में अपलोड करके फिर मैं वीडियोस के नीचे उसका लिंक दे दूँगी, फिर आपको इजीली मिल जाएंगे। अब ये हाइड एंड डाई सिंड्रोम था। हाइड एंड डाई सिंड्रोम का ना इसमें ना कुछ ऐसे भी इसके वो डिफरेंट इस पर एक्सप्लेनेशन आती हैं, नेट वगैरह पे गूगल पे चेक करें तो इसका एक ये सिनेरियो भी आता है कि ऐसे फील होता है उस जो पर्सन है कि उससे पहले बहुत ज़्यादा लग रही होती है सर्दी से वो छुपने के लिए जाता है किसी जगह पे जैसे कबर्ड वगैरह में, और वहाँ पे जाके उसको अचानक ना गर्मी लगने लग रही है, फिर वो अपने कपड़े वगैरह उतार लेता है, अनड्रेस हो जाता है, तो इसलिए उसकी बॉडी वहाँ पे नेकेड मिलती है। और वो उसकी डेथ हाइपोथर्मिया से हुई थी, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज़ होने से, ओवरऑल एनवायरनमेंट का है ना, तो इसको हाइपोथर्मिक डेथ्स में कहते हैं। इसके काफ़ी सारे इस तरह की लाइक एक्सप्लेनेशन आती हैं, लेकिन हमने जो लिखना है ना, अगर पैट आंसर है तो वो ये लिखना है। और आई गेस कि NRS या इजाज़ से तब लिखा था मैंने, काफ़ी देर पहले बनाए नोट्स, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। So that was all about the past questions from regional and transport injuries. इसके अलावा उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ओवरऑल चैप्टर तो पूरा करना होता है, लेकिन ये क्विक रिवीजन के लिए कि जो पास्ट SCQs कौन से आए हुए हैं, और ये वाइवा में भी आपको हेल्प करेंगे। एक दफ़ा वाइवा में भी इसको देख लीजिएगा वीडियो को, ताकि इसमें से कोई क्वेश्चन है तो वाइवा में कवर हो जाए। थैंक यू।